रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूं मैं। ओके, तो पारुल आपने देख ली है वो वीडियो? सर नहीं, अभी नहीं देखी मैंने, पहले तो देखी थी, अभी नहीं देखी दोबारा। चलो कोई बात नहीं, वो कोई ज्यादा बड़ा मैटर भी नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, जो कि पेपर में आने के चांस हैं, क्योंकि बीसीए बीएससी और सब लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैथ। और वही है कि 1 घंटे 1.5 घंटे की जो बात है। और मैं आपको एक बात बोलूंगा कि ये चैप्टर आपने ना पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं, बस आपको थोड़ा रिकॉल करना है, रिकॉल हो जाएगा अच्छा होगा। तो हम फास्ट करेंगे। देखो, हमें बात करनी है सबसे पहले किसकी? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स का एक और नाम क्या होता है? लीनियर अलजेब्रा इसको बोलते हैं, या फिर वेक्टर भी बोल दें तो कोई बुराई नहीं होगी, है ना। स्केलर डेटा इसमें रहता है, ऐसा अगर मान लें। मतलब एक तरीके से वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, उनको छोड़ दो आप, क्योंकि वेक्टर वर्ड थोड़ा डरा देता है कई बार। तो बस आप मैट्रिक्स वर्ड ध्यान रखिए, अलजेब्रा भी याद ना रखिए। हम जितनी बार बात करेंगे मैट्रिक्स को लेके करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का ये, मैट्रिक्स के क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो देख लेते हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स सबको पता है, रोज एंड कॉलम का कुछ ग्रुप होता है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ तो ये कितने कितने की मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 की, 3 रो है और 3 ही क्या है यहाँ पे? कॉलम है। तो आप मेरे को ये बताइए कि छोटे से छोटी मैट्रिक्स कितने साइज की होती है पारुल? छोटे से छोटी मैट्रिक्स। सर 1 बाय 1। 1 बाय 1 मतलब जैसे मैंने 2 लिख दिया तो ये मैट्रिक्स है। अच्छा, वन वन बाय बाई जीरो जीरो भी हो सकता है। कैसे? 1/0 कैसे होगा? कॉलम तो यहाँ भी है, ये रो है तो ये कॉलम भी तो है। वन बाय हाँ जीरो हाँ, कैसे? तो 1 बाय 1 ही हुआ। हाँ जी सर। 1/1 हुआ? यस सर। श्योर है आप इसको बोलेंगे मैट्रिक्स? हाँ सर, बोलेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पारुल बोल रही है बोलेंगे, टॉपर बच्ची है तो मैं भी ठीक उसने बोला हो। चलो कोई बात नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की और बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, बड़ा फास्ट चलना है। और जैसे आप जानते हैं ग्राफ में कंप्लीट ग्राफ एक यूनिवर्सल सेट मानते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जितनी मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे वो सारी कैसी पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें अगर m इंटू एन ऑर्डर है तो m की वैल्यू n के इक्वल है ना। मतलब कि ये 2 बाय 2 की भी हो सकती है, 3 बाय 3 की भी हो सकती है, 4 बाय 4 की भी हो सकती है। मतलब कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसके अलावा ये जो डायगोनल पे एलिमेंट आते हैं, है ना, डायगोनल आप समझते हैं, इनको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, ये भी आप कभी ना भूलें। डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, कभी भी ना भूलें इसको, इसको और इसको, अगर 3 बाय 3 की है। और ये जिस और डायगोनल एलिमेंट्स तो 3 है यहाँ पे, पर अगर इस पूरे को कुछ बोलना हो, इस पूरे को कुछ बोलना हो तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब कि एक ऐसा डायगोनल होता है प्रिंसिपल डायगोनल जिसपे कि डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, आपको याद रख लेनी है टर्म्स। स्क्वायर का मतलब है ये इक्वल होगा, m इंटू एन होगा, ऐसा ऐसा मैट्रिक्स। और एक डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, 3 बाय 3 में 3 होंगे, 4 बाय 4 में 4 होंगे, 2 बाय 2 में 2 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स जहां पे होते हैं उसको डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि आपको रखनी है ध्यान। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो जैसा कि आप जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब सारे के सारे जीरो होते हैं और डायगोनल आपके वैल्यूज होती हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ भी लिख दूं, 2 4 6, ऐसे मैं लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स है ये। मतलब खाली जिसमें डायगोनल प्रेजेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? आपके जीरो हो, ऐसा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये भी जीरो हो सकते हैं? क्या ये भी जीरो हो सकते हैं? तो आंसर इज मे और मे नॉट। यस, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी जीरो है उसको भी डायगोनल बोल देंगे तो बुराई नहीं होगी कुछ भी, है ना। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो नॉन जीरो हो, जीरो भी हो सकते हैं, पर ये पक्का जीरो होते हैं, ऐसा हमने देखा है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर ए नाम देते हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डायगोनल और ऐसे करके 2 4 6, ऐसा। तो 2 ऐसा ऑप्शंस अगर आपके पेपर में आ जाएं तो आप ध्यान रखना ये डायगोनल को लिखने का तरीका है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपल सी बात थी, डायगोनल मैट्रिक्स की हमने बात की। नंबर 3 पे अगर हम जाएंगे तो स्केलर मैट्रिक्स एक होता है। स्केलर क्या होता है?
जो होता तो कुछ कुछ ऐसा ही है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, और उसमें सारे डायगोनल इक्वल होते हैं, जैसे कि ऐसा 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ये इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो डायगोनल भी है और स्केलर भी है, और स्क्वायर तो है ही है, स्क्वायर की तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो ये डायगोनल भी है साथ में स्केलर भी है, क्योंकि डायगोनल की जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, सेम, वो सारी की सारी क्या है, सेम। नंबर 4 है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ऐसे हम लिख देते हैं। तो जिसके डायगोनल्स में सारे क्या होते हैं, 1, जिसके डायगोनल में सारे के सारे 1 होते हैं, बाकी जीरोज होती हैं, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये I3 है, I3 क्यों है, क्योंकि ये 3 इंटू 3 है। अगर पेपर में आ जाए I2 बताइए, तो I2 बड़ा ही सिंपल है, 1 0 0 1, ठीक है, सिंपल है। I4 लिख सकते हैं आप I4 लिख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आपको ध्यान रखना है हमेशा हमेशा, कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी कर दो या आइडेंटिटी के साथ कोई मैट्रिक्स कर दो, हमेशा ए आंसर आ जाता है, ये ध्यान रखना। कि आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन ए की करो या आइडेंटिटी के साथ ए, ऐसे कुछ भी करो, उल्टा सीधा कम्यूटेटिव की तरह भी करोगे तो ए आंसर आ जाता है। आई की कोई भी पावर एन करो, आई ही आता है, मतलब कि आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, आई ही आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आई का इनवर्स भी जब करते हैं तो भी आई ही आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स भी आई ही आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। और कई बार जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम सीखेंगे आज। आज हम वो सीखेंगे जो 10वीं से लेके एमटेक तक पढ़ा है, पूरी मैट्रिक्स करेंगे, ठीक है। तो वो हमेशा 1 आता है, डिटर्मिनेंट किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा 1 आता है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज को लेके कुछ एक गलत दे देंगे, ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे, जो कि आप बता सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े नंबर 5 पे, तो नल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नल की। जैसा नाम वैसा काम। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सारी की सारी क्या होती हैं, जीरोस। तो ये O3 है, O3 है, मतलब कि ये 3 वाली है। O2 कैसी होगी, वो भी आप लिख सकते हैं, O2 कैसी होगी। O2 बड़ा ही सिंपल है, 0 0 0 0, ये पूछा जा सकता है पेपर में, हाउ मेनी जीरोस प्रेजेंट इन O2। तो बड़ा ही आसान है, 2 इंटू 2 मतलब कि 4। एक पेपर में क्वेश्चन आया, हाउ मेनी जीरोज आर प्रेजेंट इन ए इन O21। तो 2 1 से आप समझ गए, 2 रो 1 कॉलम, तो 2 रो 1 कॉलम, तो ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे अगर बना दिया 2 by 1, अगर उसने बोल दिया तो इसमें कितनी जीरो हैं, फिर इसका मतलब 2। तो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ए में जब भी आप ओ मैट्रिक्स ऐड करते हो, नल मैट्रिक्स ऐड करते हो, या फिर ओ में जब भी आप ए कोई मैट्रिक्स ऐड करते हो, तो हमेशा आंसर क्या आता है, ए। सिमिलर मैट्रिक्स आती है, सिमिलर, ठीक है। तो अगर मैं ओ को एडिटिव एंटिटी भी बोल दूं, एडिटिव एडिटिव क्या बोल दूं, आइडेंटिटी, तो गलत नहीं होगा जीरो को। और जैसे पीछे हमने पढ़ा, ए इंटू आई इंटू ए और इजिकल टू ए। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक बात बताऊं, कि आई को अगर मैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोल दूं तो गलत नहीं होगा, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये आपको दोनों चीज याद रखनी है। कि आई मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन है। और ओ की बात करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब कि प्लस प्लस पे ये काम करती है, वो सेम आती है, यहाँ भी सेम आती है। ये दोनों चीजें भी आपको क्या रखनी है, याद। अच्छा, इसको लेके एक और चीज याद रखनी है, सिंपल सा रूल जो है, कि ए में अगर -a करेंगे, मतलब कि ए जो है उसका पूरा, जैसे कि हम एक तरीके से मान लो 2 3 1 4 है, और -a क्या हो जाएगा, -2 -3 -1 -4। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0, ऐसा ही आएगा ना, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया। तो इसका मतलब a जमा -a जब भी करेंगे तो हमेशा कौन सी मैट्रिक्स आएगी, नल मैट्रिक्स या फिर ओ मैट्रिक्स। बड़ा ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब भी आपसे पूछ लिया जाए, तो हमेशा क्या होता है, डायगोनल होता है। मान लो कुछ भी वैल्यूज गिवन है, 3 5 2 कुछ भी है, 5 -1 4 कुछ भी है, ऐसा कुछ भी लिखा है। तो ऐसे ऐसे जीरोज जो है, डायगोनल जो होता है अपर ट्रायंगुलर में, ऊपर एलिमेंट होते हैं, नीचे जीरो होती हैं, ऐसा। तो 3 by 3 की मैट्रिक्स में कितनी जीरो होंगी, अगर अपर ट्रायंगुलर है तो इसका मतलब 3 जीरो हमेशा होंगी, 3 जीरो तो हमेशा होंगी, ये आप ध्यान रखें। अगर इसी का नंबर 7 बात करें, नंबर 6 हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको यू से लिखते हैं, तो ये ध्यान रख लेना,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बड़ा ही सिंपल है, जैसे मैं कुछ भी 1 5 3 लिखता हूँ और यहाँ पे कुछ भी -1 -2 -3 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 0 0 होंगी। सबको पता है डायगोनल के ऊपर 0 0 कंफर्म है कि होंगी, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ज्यादा रिसर्च करने की ट्राई मत करें, जो वन वे ट्रैफिक मिले आप उसको ले लें, क्योंकि आप इसमें डीप जाने की ट्राई करेंगे तो मुझे लगेगा कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका ना मेरा। तो जो हम काम की बातें होती हैं, जो आपके पेपर में आने लायक होती हैं, वही बात करेंगे। एक और मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, नंबर 8, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो क्या होती है। ध्यान से सुनिए, कोई भी मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को खुद से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या है? ए। तो उस मैट्रिक्स में अगर तुम A3 भी करोगे फिर भी क्या आएगा? ए। अगर उस मैट्रिक्स में तुम A की 100 भी करोगे फिर भी क्या आएगा? ए। तो एक पेपर में क्वेश्चन आया, इफ गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A100, और ए गिवन था। ए गिवन था और उसने बोला इफ गिवन मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट व्हाट इज द A100। तो बच्चों को लगा कि 100 बार गुना करना है, एक बच्चा करता रहा, पेपर खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए, 80 बार गुना कर पाया वो, ठीक है, और पेपर में 0 आई फिर उसके। तो इसलिए आप इन चीजों से बचें, ऐसा ना करें। हमेशा ध्यान रख लें, A100 पूछा है तो कुछ ना कुछ रूल होगा। अगर गिवन मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो कोई भी वैल्यू फिर ए के इक्वल ही आएगी। आपको ये चीज क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। एक और बात करेंगे, तो एक होता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इन्वोल्यूशन से निकला है ये, है ना। ये क्या बोलता है कि ए स्क्वायर आई होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे ऊपर वाले ने क्या बोला? ए आ जाता है, ये क्या बोलता है? आइडेंटिटी आ जाती है, आइडेंटिटी आ जाती है। ध्यान से सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ए की एन आई आएगा, या फिर ए की एन ए आएगा। कब? ये कब आएगा? जब एन इवन होगा। जैसे यहाँ पे ए की 2 आई है तो ए की 4 भी आई होगा, ए की 4 आई होगा, पर ए की 3 ए आएगा। क्योंकि जब आई के साथ ए मल्टीप्लाई करोगे, कैसे है ये, ए क्यूब जब तुम निकालोगे तो ए इंटू ए होगा, तो तुम जानते हो ए इंटू ए आई आएगा, पर फिर से ये ए होगा तो वो आंसर ए बन जाएगा। इसलिए इसलिए ये रूल है कि ए की एन हमेशा आई होगा जब एन इवन होगा, और हमेशा ओड होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका ए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर ए की 57 पूछे तो सिमिलर मैट्रिक्स, ए की 58 पूछे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर बोला है गिवन मैट्रिक्स इज दिस वन, ऐसा। नंबर 10, अगर हम बात करें तो एक और मैट्रिक्स आती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पे आके हम 10 पे आके रोक देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं आज, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। ये नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि डरा रहे हैं हमें, तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स निलपोटेंट बोल दी जाती है, निलपोटेंट बोल दी जाती है ऑफ क्लास एक्स। ऐसे बोलते हैं कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्लास एक्स की। अब ये एक्स कहाँ, अब ये एक्स जो है ये क्या है? अब ये एक्स क्या है? तो इसको क्लास एक्स भी बोल सकते हैं, इंडेक्स एक्स भी बोल सकते हैं, तो दोनों टर्म याद रखना। एक्स का मतलब ये है कि ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ए को कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें ताकि उसकी वैल्यू ओ आ जाए, ताकि उसकी वैल्यू क्या आ जाए? ओ। ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स आ जाए। ओ का मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स। तो ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू क्या होगी ताकि उस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाए? ओ। ताकि उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाए? ओ। हाँ, और एक और गारंटी हो कि उस x माइनस वन, अगर उससे नीचे वाली की भी बात करें हम, x माइनस वन, अगर ये A3 है तो नीचे A2 है, तो ये इक्वल्स टू O नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि तभी हम गारंटी दे पाएंगे कि यहीं पे आके x की वैल्यू फाइनल निकली है। तो कोई भी A और AX अगर O आ गया तो हम उसी गारंटी में उसको निलपोटेंट बोल पाएंगे, अगर पिछला उसका O ना हो, नहीं तो फिर पिछला x हो जाता। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी इसको भूलना नहीं है, ठीक है। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि एक पेपर में क्वेश्चन आया कि निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्लास 3 की, तो बताइए विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू। उसने ऐसे ऐसे करके दिया। पहले उसने क्या लिखा? A2 इज नॉट इक्वल्स टू O। फिर उसने क्या लिखा? A4 इज इक्वल टू O, और A3 इज इक्वल टू O, और कुछ उसने ऐसा लिखा कि A3 नॉट इक्वल्स टू O। तो आप इसमें ये बताइए कि क्या क्या ट्रू होगा और क्या क्या फॉल्स होगा। बताइए कोई भी बच्चा, अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है किसकी? एलिमेंट एक्स की। एक्स यहाँ पे 3 है। पारुल,
तो सर A2 इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू होगा और A3 इक्वल्स टू 0 ट्रू होगा। ओके, ये ट्रू नहीं होगा। नो सर, निटपोटेंट मैट्रिक्स के लिए x की वैल्यू जब हो तो 0 होना चाहिए। क्या ये ट्रू नहीं होगा? सर ट्रू होगा। अगर A3 O है तो उसके आगे तो सारे O होने हैं ना। यस अगर सर, एक यस मैट्रिक्स सर। O आ गई तो O के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर रहेगा हमेशा, क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव थोड़ा ना है। मल्टीप्लिकेटिव A इंटू 0 0 0 करते रहो, एक जीरो आ गया तो हमेशा जीरो ही रहना है फिर वो। तो इसका मतलब यस इस सर। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा होगा, विच वन इज द फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब उसने ऐसा कुछ पूछा होगा। तो अभी तक जो मैंने चीजें बताई हैं, क्या आपको ऐसा लगा है कि ये तो पता नहीं ऐसी चीजें हैं कि जो हमने कभी सुनी नहीं है, या फिर ऐसी चीजें हैं कि जो हमारे किसी काम की नहीं है, या पेपर में नहीं आ सकती हैं? तो अगर कोई बच्चा ऐसा है तो फिर एक ही सॉल्यूशन है कि आप चले जाइए छोड़ के, क्योंकि फिर फायदा नहीं है यहाँ पे रुकने का। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, x माइनस वाई एक गिवन है, p जमा क्यू एक गिवन है, p माइनस क्यू एक गिवन है, और x जमा वाई। मैंने आपको गारंटी दी है एक बात की, और वो बात ये है कि हम 10वीं से लेके एमटेक तक की मैट्रिक्स आज पढ़ेंगे, ये ध्यान रखें। देखो, अगर यहाँ पे आपको एक्स वाई पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको इसके इक्वल पुट कर दें, इसको इसके इक्वल पुट कर दें, इसको इसके इक्वल पुट कर दें, और इसको इसके इक्वल पुट कर दें, तो चार इक्वेशन आ जाएंगी। पी क्यू दो को अलग सोल्व कर लें, एक्स वाई को अलग सोल्व कर लें। कैसे? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 2, और एक एक्स जमा वाई क्या आ गया? 10। एक्स जमा वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? कट जाएगा, ये जमा ही कर देंगे। ये क्या आएगा? 2x, और ये आ गया 12। तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 6। x की 6 हो गई, तो x जमा वाई 10 है, तो y की पक्का क्या हो जाएगी? 4। तो ऐसे ही पी क्यू की भी निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्या है? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको आना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन होता है वो भी। जैसे दो मैट्रिक्स अगर आपको दे दे वो, और इनका एडिशन करने को बोलेगा, तो बड़ा ही सिंपल है। इसमें पहले में पहला जोड़ दो, दूसरे में दूसरा जोड़ दो, तीसरे में तीसरा जोड़ दो, चौथे में चौथा जोड़ दो। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। मेरा कराने का इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आप ध्यान रख लेना, एडिशन की बात करें कि a जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए होता है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है? यस, कम्यूटेटिव। हाँ, कम्यूटेटिव। तो दिमाग खोल के रखिए अपना। दिमाग नहीं खोलेंगे फायदा क्या होगा फिर? अच्छा, तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। और एक और बात करते हैं, a जमा बी जमा सी इजिकल टू a जमा बी जमा सी। तो अगर ये इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल होगा, तो जमा करने में कभी गड़बड़ नहीं आती। तो इसका मतलब जमा एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि कम्यूटेटिव भी है एंड एसोसिएटिव भी है, दोनों के एसोसिएटिव। दोनों है। और ये हम उसमें भी तो पढ़ते हैं, ये और गेट की फील दे रहा है ना, और या फिर यूनियन की फील दे रहा है ना ये, और की या यूनियन की या जमा वाला, ये तीनों चीज सेम ही तो होती हैं। हर जगह अलग अलग बोल देते हैं। वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बहुत था। तो जिसको डाउट है तो वो देख ले, किससे देख ले? अपना उससे देख ले, क्या बोलते हैं, सोल्व करके देख ले, डेटाबेस में मैंने जो बताया उनसे मिला के देख ले। तो कभी भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, आपको बस करने की जरूरत होती है क्या? उसको अच्छे से सोचने की जरूरत होती है। अच्छा, एक सिंपल बात है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो a माइनस बी अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या b माइनस ए लिख सकते हैं? इक्वल होंगे वे? नॉट इक्वल। नो सर। क्या ये इक्वल होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, आप सोच के बताइए कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा, या कुछ भी नहीं होगा? देखो, सर कुछ भी अगर नहीं। a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए के इक्वल है तो कम्यूटेटिव है, तो नहीं है तो कम्यूटेटिव नहीं है। और अगर a माइनस बी माइनस सी, और जैसे जो भी है a माइनस बी या a माइनस बी माइनस सी अगर है तो वो फिर होगा। तो आप बताइए, एसोसिएटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। माइनस ऑपरेटर अगर हम ऐसे बात करते हैं, ऐसे करके, या फिर हम इसको ऐसे बात करें, a माइनस बी माइनस सी, तो मेरे को ये बताइए, क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे किसी भी गिवन मैट्रिक्स के लिए? तो रूपाली बोल रही है नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रही होगी वो, बिल्कुल सही बोल रही होगी। कहीं पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहीं पे कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है?
ना तो कम्यूटेटिव होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर और ना ही एसोसिएटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरल क्वेश्चन है, जनरल। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो मल्टीप्लीकेशन आती है, और मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे सिंपल तो करेंगे पर वो डिफिकल्ट वाली वो नहीं करेंगे, रो रो कॉलम कॉलम जो मल्टीप्लीकेशन होती है, क्योंकि हमारा एजेंडा नहीं है उसको करने का। वो क्वेश्चन करेंगे तो इस क्लास के बाद में कर लेंगे, है ना। अभी हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। एक स्केलर वैल्यू से अगर करें तो बड़ा सिंपल है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि ए अगर 1 2 3 4 है और आपसे कोई 3a पूछ ले तो a मतलब उसको मल्टीप्लाई स्केलर वैल्यू से कर दिया हमने, तो 3 से गुणा कर दो सबको, 3 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12। तो बड़ा ही सिंपल है मल्टीप्लीकेशन भी, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कि हमें लगेगा कि ये करने लायक है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी आप जानते तो हैं, मैं भी जानता हूं, पर हम एक काम करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन को जब रैंक सीखेंगे या कुछ और सीखेंगे वहां पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, हमें टाइम पास नहीं करना है। तो दिमाग खराब नहीं कर लेना है एक ऐसे कंसेप्ट या टॉपिक में जो बेहद आसान है। हम सीधा पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, देखो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि एक्स मैट्रिक्स है 4/3 की, ओके। फिर उसने बोला एक और वाई मैट्रिक्स है वो भी 4/3 की है, और फिर उसने बोला एक पी मैट्रिक्स है वो 2/3 की है। तो इनके ऑर्डर्स उसने दिए, और फिर उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस। और दिस में इसने क्या दिया, पी दिया उसने, पी दे के उसने एक्स दिया, एक्स का ट्रांसपोज दिया, वाई दिया, और वाई का फिर इनवर्स दिया, और इनवर्स देके पी दिया, पी का ट्रांसपोज दिया और उसका भी ट्रांसपोज दिया। इसका ऑर्डर उसने पूछा, और ऑप्शंस उसने कुछ ऐसे दिए, क्या दिए, 2 × 2 और 3 × 3, और एक ऑप्शन उसने और दिया 4 × 3, और डी उसने दिया, ये बी है, तो 3 × 4। तो आप में से कौन बच्चा इतना स्मार्ट है या फिर मेहनती बच्चा है कि जिसने पेन इतना घिसा दिया है कि मेरे लिखने से पहले वो सोच के बैठा था? बताइए व्हाट इज द राइट आंसर पारुल? पारुल, सर पारुल नहीं पता। नहीं पता तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, हिम्मत थोड़ा ना हारनी है, इजी क्वेश्चन है। बोर्ड मास जानते हो आप? यस सर। सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट। तो इसको पकड़ लो, तो इसको पकड़ लो, तो पहले एक्स की टी निकाल लो। एक्स की टी, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक्स की टी क्या होगा, एक्स क्या है 4/3, तो एक्स की टी क्या हो जाएगा? 3/4। ट्रांसपोज। वाई क्या गिवन है? 4 × 3। तो x का ट्रांसपोज इंटू वाई, आप जानते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू कॉमन हो, इसकी पिछली इसकी अगली, तो ये आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/3। 3 × 3 आ जाएगा। क्या आ गया? 3/3 आ गया। सिंपल है। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करते हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ऑर्डर वही रहता है, या फिर उल्टा हो जाता है। 3/2 की मैट्रिक्स होगी, उसका इनवर्स करेंगे तो 2/3 हो जाएगा क्या? चलो कोई बात नहीं, जब इनवर्स करेंगे तो देखेंगे। पर मैं बोलता हूं कि इसका इनवर्स है करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 3/3 को अगर तुम चलो इनवर्स को वो सेंस में समझ रहे हो कि उल्टा कर देगा, तो ये तो उल्टा होने से भी सेम ही दिखेगा। तो हमारा ये कंसर्न ही खत्म हो गया कि इनवर्स लगाने से क्या होगा। जब इनवर्स आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा ये रूल। तो एक सिंपल सी बात है। अब मैं इसको रिप्लेस करता जाता हूं, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई, आप खुद ही बोले। यहाँ तक का अगर मैं रफ कर दूं तो मेरे को बस यहाँ की वैल्यू पुट करा दे, क्या आ गई यहाँ की ये वैल्यू? 3/3 आ गई, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट वाले से कर लो इसको या राइट वाले से कर लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो आप आपकी मर्जी, जिससे करना चाहें उससे आप करिए, आपकी मर्जी जिससे आप करना चाहते हैं उससे करिए, देख लेते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, इस पी की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। पी की वैल्यू क्या है बताएंगे आप? मैं उसको रफ कर देता हूँ। इस पी की वैल्यू बताइए क्या है? 2/3। 2/3 है। और पी की टी क्या हो जाएगा फिर? पी की टी 3 क्या हो सर जाएगा? 3/2। 3/2। वेरी इजी क्वेश्चन। तो 2/3 इंटू 3/3 बताइए क्या होगा? 2/3 इंटू 3/3, तो ये दोनों सेम हो जिसके, तो आंसर ये हो जाता है 2/3। ना। 2/3। तो ये क्या हो गया? 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका एक तरीके से? 2/3। तो 2/3 और 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/2 पूरे को। और 2/2 लिखेंगे तो 2/2 का ट्रांसपोज फिर क्या आएगा? ट्रांसपोज सर 2/2। सेम ही तो आएगा। तो व्हाट इज द 2/2। राइट आंसर? यस सर। इज द राइट आंसर। तो मुश्किल है पारुल? नो सर। सर इसमें एक कंसेप्ट पूछना था। कौन है वो बच्चा जो पूछना चाहता है? फ्लिपकार्ट वाला तो नहीं है? हाँ सर, प्रीति।
हाँ बताइए। सर जैसे आपने x की पावर t करा और y करा, y था x की पावर t था 3x4 और y था 4x3, तो ये जो हमने करा है 3x3 कैसे आया सर? इनको मल्टीप्लाई आपने किस तरीके से किया? कौन से वाला? सर ये जो इसमें लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है नहीं आप, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सर, जो आपने करा है ना x की पावर t डॉट y और फिर हाँ ब्रैकेट की पावर -1, आंसर आया 3x3, सर ये कैसे हाँ, करा? अरे ये ऐसे किया कि अगर एक मैट्रिक्स m इंटू एन हो और एक मैट्रिक्स n इंटू आर हो तो इनका मल्टीप्लीकेशन संभव होता है। संभव इसलिए होता है क्योंकि इसका लास्ट वाला और इसका पहले वाला जब भी सेम होता है तो ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, और उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो ये आती है m इंटू आर। ये और रूल है m क्रॉस मैट्रिक्स r। का। ये मैट्रिक्स का ठीक है रूल है सर। कि कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर उनकी लास्ट और फर्स्ट वैल्यू आती है तो। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके। तो ये बात है, तो आगे बढ़े अभी हम। बताइए यस यहाँ सर। तक किसी। यस सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है जो कि इसके करने लायक हैं। बड़ा ही इजी हमने देखा मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स बेहद इजी सब्जेक्ट है, छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या। अच्छा, बात अगर हम करें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, किसकी बात करें? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस अगर निकालना हो तो बड़ा सिंपल है। जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख दूं, मेरा मनगढ़ंत कोई भी मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, -1 है, 6 है, 5 है, तो जब जब ट्रेस निकालना पड़ता है, ए अगर ये है तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ट्रेस ऑफ ए। या फिर उसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ ए, ऐसे करके। और इनको जोड़ देना होता है बस, डायगोनल एलिमेंट्स को। डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देना होता है, मतलब कि 1 जमा -3 जमा 5। तो व्हाट इज द वैल्यू? 5 जमा 1 6, 6 में से 3 गया 3। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है बताइए? इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? 3 है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जब भी ट्रेस निकालना हो किसी भी मैट्रिक्स का तो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है। बस सिंपल सा है। जब भी आपको इक्वेशन आएगा तो आपको हमेशा एक ही काम करना है कि उसके डायगोनल्स को जोड़ देना है, ये चीज। तो अब मेरे को एक सवाल है मेरा आपसे, और वो सवाल ये है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है आपको दो, और ट्रेस निकालना है ए बाय बी करके, और ट्रेस निकालना है बी बाय ए करके, मतलब कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों का ट्रेस देखो, तो क्या सेम आएगा? नहीं आएगा सर, सेम। नहीं आएगा। जिसने बोला है वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो आप इसको करके देख लेना। हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसपोज करने से या फिर उल्टा सीधा करने से। तो ट्रेस ट्रेस अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके करते हैं तो वैल्यूज हमेशा सेम आती हैं। किसी को डाउट है तो ए और बी दो मैट्रिक्स लेके चलना और कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ही आसान टॉपिक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना, आप सब जानते हैं। रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दें। जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ सीधा सीधा 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, अगर वो 3/2 की मैट्रिक्स थी तो ये कितने की हो जाएगी? 2/3 की। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बेस्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। एक है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, व्हाट इज द आंसर? ट्रांसपोज करके फिर से ट्रांसपोज कर दो, ए। 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 और अगर एक और बात करें, ए जमा बी करके, ए जमा बी करके ट्रांसपोज करें, या फिर अलग अलग करके और जोड़ें, तो क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? ए जमा बी का ट्रांसपोज फिजिकल टू ए का ट्रांसपोज जमा बी का ट्रांसपोज। बताइए। सेम। सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। जिसको लग रहा है गलत आएगा वो प्रूव करे और मेरे को बताए। गलत उल्टा क्या आता है? ये उल्टा आता है ए और बी का। और ट्रांसपोज को तुम टी मत लिखो, डैश लिख लो, क्योंकि आपको वैसे ही ध्यान रहता है। ये ए बी बार ये आता है, बी बार ए बार, ये उल्टे के इक्वल आता है। बी बार ए बार के इक्वल आता है ए, ये डिमॉर्गन्स लॉ जैसे होता है ना, वैसे खुल जाता है। तो एक पेपर में क्वेश्चन आया ए बी सी का बार, क्या आंसर आना चाहिए? ट्रांसपोज बताइए बी बार क्या आना ए चाहिए? बार सी बार बी बार ए, बी ए बार बार। ए बार। उल्टा हो जाएगा एक तरीके से, सी बार बी बार ए बार, ऐसे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसको लेके?
ट्रांसपोज को लेके कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये चीज है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आवाज किसके यहाँ से आ रही है? उसका इंटरेस्ट नहीं है क्या पढ़ने में? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ मैट्रिक्स पढ़ते थे, रियल मैट्रिक्स करके। रियल जैसे जिसमें आयोटा नहीं होता, मे बी वो मैट्रिक्स होती होंगी। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये मैट्रिक्स पढ़ने लग जाना है या फिर इनको मैं सोल्व कराने वाला हूँ भर भर के, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस देखना है, रिकॉल कर लेना है। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते थे रियल मैट्रिसेस की, सबसे पहली मैट्रिक्स आती थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आती थी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब उसके बाद हम दूसरी मैट्रिक्स पढ़ते थे तो वो क्या आती थी? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलती थी? ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। और जब हम उसके आगे बढ़ते थे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आती थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसमें क्या आता था, आप बताएंगे मेरे को? ए का ट्रांसपोज करने से आपका ए क्या आता था? इनवर्स। ए का ट्रांसपोज करने से ए इनवर्स आता था। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इनटू ए, क्योंकि जो इधर इनवर्स है उधर जाके ए हो जाएगा और इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आ जाएगा एस। ए का ट्रांसपोज इनटू ए जब जब करेंगे तो आई आएगा। ये ऑर्थोगोनल का आपका इक्वेशन है ऐसा। ये स्क्यू और ये सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक। तो अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बताइए, फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है मेरे ख्याल से ये। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें समझ ना आई हो। तो मैं एक क्वेश्चन दूंगा अगले पेपर में इससे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड। देखेंगे कि कौन वो बच्चा है जो कि उस क्वेश्चन को हमारे बिना पढ़ाए भी सोल्व कर देता है। ठीक है, तो एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया। एक पेपर में कौन है भाई? ये कौन पूजा कर रहा है? कौन है जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी? भैया आप अपना माइक म्यूट कर लेना प्लीज। ठीक है, तो अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। और ऐसे उसने 4 ऑप्शन दिए, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी वो। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था वो। मेरे को तो देख के ये लगा कि क्यों इसने दे दिया जब मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। तो उसने ऐसा ऐसा कुछ दिया कि बी की टी इज इक्वल टू बी, बी की टी इज इक्वल टू माइनस बी, बी की इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी टी। तो बताइए कौन सा वो आंसर है जो कि ये बताएगा कि एक गिवन मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा कौन बताएगा? बताइए। बी ऑप्शन सर। डी पार्ट। बी 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 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान चीज है। आपको ये चीजें आती हैं, बस कसर थी तो क्या कि आपको इनकी रिवीजन करनी थी, है ना। तो आगे देखते हैं, कुछ मैट्रिक्स होती हैं। देखो, एक कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आ जाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, अगर ए मैट्रिक्स की बात करें, एक ऐसी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी हम सीखेंगे, पहले हम रूल लिख रहे हैं। जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो क्या कहलाती है? सिंगुलर। और ऐसे है कि एक पेपर में ये भी क्वेश्चन आया कि जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, नॉन स्क्वायर मतलब कि जिसका ऑर्डर में भी n इंटू एम इज इक्वल टू, मतलब जो इक्वल ना हो दोनों की दोनों वैल्यू, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो डिटरमिनेंट होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। मतलब कि ऐसा हम कुछ भी नहीं बता सकते